जय हिंद मित्रों, राम राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं आश्रित विकलांग, जैसे कोई आदमी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी या किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है और उसका आश्रित या गोद लिया हुआ आश्रित, ऐसी घटना पर एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि एक मैटर आज हमारे सामने आया, यूपी शाहजहानपुर का। पहला मैटर को समझिए, फिर ये ज़रूरी क्यों है ये वीडियो, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। मैटर ऐसा था कि कोई सूबेदार साहब थे, लगभग 30 साल नौकरी किए हुए हैं और उनके बच्चे नहीं हुए। तो उनके भाई के एक लड़की हुई, उनके भाई के कई लड़कियां थीं। तो वो लड़की जब छोटी थी, मतलब साल खांड की थी, साल 2 साल की, लगभग 2 साल की थी, हाँ 2 साल की थी, तीसरी साल स्टार्ट हुआ था। तो उस लड़की को इन्होंने, सूबेदार साहब ने गोद ले लिया, अडॉप्ट किया, मतलब अंग्रेजी में अडॉप्ट बोल दो, एडॉप्शन, गोद लिया। गोद लेने के बाद में, अब सूबेदार साहब की लगभग 30 साल नौकरी थी, उसके बाद वो रिटायर हुए और भाई की परिस्थिति जो भी रही हो, अपने भाई की लड़की ही गोद लिए थे, कोई दूसरी नहीं थी। और गोद लिए, गोद प्रॉपर उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाया और गोदनामा हो गया। लेकिन इन्होंने क्या काम कराया, तहसील से एडॉप्शन का कागज़ ले लिया, गोदनामा बनवा लिया, लेकिन अपने रिकॉर्ड ऑफिस में उस गोदनामा को नहीं भेजा। कुछ दिन में क्या हुआ कि वो सूबेदार साहब ख़त्म हो गए। उसके बाद में सूबेदार साहब की जो मेम साहब थी वो भी ख़त्म हो गई। अब वो लड़की, भगवान ऐसा दुख दिया उनको कि वो लड़की विकलांग हो गई और विकलांग थी। फिर उन्होंने कैसे न कैसे कहीं शादी कर दिया। शादी किया तो उसका पति ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ देख के इतना दुख हुआ हम लोगों को कि उस लड़की को विकलांग होने पर पेंशन मिल सकती थी। अपने माता पिता, जो उनके पिताजी थे सूबेदार साहब, उनकी पेंशन उस लड़की को मिल जाती। विकलांग थी वो, उनकी गोद ली हुई पुत्री थी तब भी, और जब विकलांग ना भी होती अगर, और वो अगर विधवा हो गई थी तो उसको पेंशन मिल जाती। लेकिन उसको क्या है, इन चीज़ों का पता नहीं था। अब वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रही, क्योंकि जब उसकी शादी हुई होगी तो इन्होंने, लड़की अगर विकलांग थी तो शादी कहीं बहुत अच्छे घर में तो कर नहीं पाए होंगे। ये था कि हम मजबूत हैं, हम बढ़िया शादी कर, मतलब हम खर्चा देंगे। अब इनका क्या हुआ कि ये बेचारे ख़त्म हो गए। लास्ट में मेम साहब ख़त्म हो गई, फिर उसका हस्बैंड भी ख़त्म हो गया उस लड़की का। तो उस लड़की को पेंशन डिफेंस की तरफ से मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने गोद लिया, ये डॉक्यूमेंटेशन अपने रिकॉर्ड में नहीं कराया था। आरटी का बंदा है। अब रिकॉर्ड में अगर नहीं कराया है और मैटर थोड़ा पुराना हो गया या नया मैटर हो, तो पार्ट 2 ऑर्डर कराने के लिए आदमी को खुद ही जाना पड़ता है। मतलब खुद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरना पड़ता है किसी चीज़ का पार्ट 2 ऑर्डर कराने के लिए। अगर आप यूनिट में पार्ट 2 ऑर्डर कराते हैं तो यूनिट में आपसे साइन करा लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन का साइन कराए हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं और सोल्जर बोर्ड में आप जाते हैं तो वहाँ भी सेल्फ डिक्लेरेशन का फार्म पर साइन कराते हैं। या आप रिकॉर्ड ऑफिस में जाते हो तो वहाँ भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन का साइन करते हो। या अगर मान लो आप कहीं नहीं गए, हमारे जैसे वकील के पास आए, तो वो क्या करते हैं कि एक आपका जो एफिडेविट बोल दो या सेल्फ डिक्लेरेशन बोल दो, उसका हम साइन करा के फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब आदमी खुद ख़त्म हो गया और पार्ट 2 ऑर्डर नहीं कराया, तो जो उनकी गोद ली हुई लड़की है जो कि विकलांग है, उसको पेंशन मिलना चाहिए।
लेकिन जब उनका पार्ट ऑर्डर नहीं है तो रिकॉर्ड किस आधार पर उसका पेंशन बनाए? अब रिकॉर्ड किस बेस पर पेंशन बनाए भाई? जब उसके पास में आपका कागज़ स्पाउस में लिखा हुआ नहीं है, डिपेंड्स पे लिखा हुआ नहीं है, तो रिकॉर्ड अपनी मर्जी से तो बना नहीं देगा। अब वो लड़की एक तो विकलांग, दूसरी विधवा भी हो गई, इतनी परेशान थी कि मेरे को लगा कि ये वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाए। अगर किसी के साथ में मान लो रिटायर हो गए, उसके बाद में कोई भी एक्टिविटी आप करते हो अपने से संबंधित, तो आप जब डिपार्टमेंट से रिटायर हो तो उस डिपार्टमेंट में आपको एक लेटर या सूचना देना ज़रूरी है। जैसे आपने अगर गोद लिया था तो सबसे पहले जो गोद लिए थे उसका आपको सोल्जर बोर्ड के थ्रू एप्लीकेशन देना चाहिए था कि ये हमने गोद लिया है, इसका हमारे नाम से पार्ट ऑर्डर किया जाए हमारे रिकॉर्ड में। दूसरा, अगर वो विकलांग हो गई थी, कुछ दिन बाद पता चलता है आदमी को कि ये इसके दिक्कत है, तो वो थोड़ा मंद बुद्धि थी, यही विकलांग माना था, कोई हाथ पैर से नहीं थी, तो उसका एक जो सीएमओ साहब से या आपके कमांड हॉस्पिटल से या आर्मी के किसी भी हॉस्पिटल से आप उसका, जब उसका डिपेंड्स में नाम बन जाता, डिपेंडेंट कार्ड बन जाता, तो उसका कागज़ बनवाना था। वो कागज़ बनवा के और इसका आपके रिकॉर्ड ऑफिस में इसका भी पार्ट ऑर्डर कराना था कि इसका दिमाग थोड़ा कम है। तो ये सारी चीज़ें उस सूबेदार साहब मान के चलो 30 साल नौकरी किए, तो उनकी एज लगभग मान के चलो 52-53 साल हो गई होगी। रिटायर हुए होंगे, 2-3 साल बाद में उन्होंने गोद लिया है छोटे भाई के बच्ची को। उसके बाद बेचारे वो ख़त्म हो गए, फिर मेम साहब भी ख़त्म हुई। तो कहने का मतलब है कि अगर उनको समय नहीं मिला, हम भी ये बात समझ रहे हैं, और आज जितना पहले समय तेज़ नहीं चलता था, मतलब आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम जैसे बहुत लोग सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को समझाते रहते हैं कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जो भी समझो अपने चैनल के माध्यम से या अपने जिस भी माध्यम से समझाते हैं। लेकिन अगर पहले का ज़माना ठीक नहीं था, उनको नहीं पता था बेचारे को, अगर वो ये कागज़ का पूरा एक्सरसाइज किए होते, पूरा कंप्लीट कराए होते, तो उनकी लड़की को ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती। अब उनको कोर्ट से जब आर्डर होगा कि हाँ भाई ये उन्हीं की लड़की हैं, इन्होंने गोद लिया है तो उन्हीं की हैं, तो इनको पेंशन मिलना चाहिए, तब मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है, जो आदमी की गरीबी शुरू हो गई उसको भी तो दूर करना है, आदमी को भोजन करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कहीं से आसरा चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य आज का ये है कि अगर किसी का ऐसी कंडीशन में बच्चे किसी के गोद लेते हो, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी, पैरामिलिट्री या किसी भी सर्विस में रहे हो जिसको पेंशन मिलती है, तो प्रॉपर अगर गोद लेते हो तो उसको आप कोशिश करो कि उस गोदनामा को आप अपने यहाँ पब्लिकेशन कराइए, लिखाइए, पार्ट ऑर्डर कराइए, जिस भी भाषा में समझो, सारी भाषाएं समझा रहा हूँ। आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाइए। रिकॉर्ड ऑफिस अगर आपका दूर है, जैसे शाहजहांपुर से, और आरटी का रिकॉर्ड ऑफिस देवलाली कैंट है, महाराष्ट्र, नासिक ज़िला में, तो काफ़ी दूर है। तो आप, इसीलिए सरकार ने हर ज़िला में, लगभग हर ज़िला में जिला सैनिक कल्याण का एक ऑफिस है, उस ऑफिस में जाओ, कोई ना कोई क्लर्क साहब से मिलोगे, बताओगे, तो वहाँ कोई किसी को फांसी नहीं दे रहा है, ना किसी का काम करने के लिए मना कर रहा है। आप जाएंगे तो ज़रूर पार्ट ऑर्डर के लिए कोई व्यवस्था बताएंगे। आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप एएफटी लखनऊ आना चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं से ये अपने कागज़ का कंप्लीट करा लेना चाहिए था। लेकिन चलो उन्होंने नहीं कराया कि किराया लगेगा, कौन जाए कौन आए, ऐसा मतलब लोग सोचते हैं, क्यों जाना क्यों आना। ऐसे एक घटना और है, हमारे ही रिलेटेड के थे, उनकी घटना थी, वो 8-9 साल नौकरी करके सर्विस से डिस्चार्ज आ गए थे, मतलब घर आ गए, फिर कोई दिक्कत हुई, उन्होंने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया तो उनका डिस्चार्ज हो गया। लेकिन उन्होंने जो उनके बच्चे हुए, उन्होंने जो शादी किया, वो सब कुछ का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया कि हम डिस्चार्ज आ गए, अब हमें क्या लेना देना, हमने तो 8 साल ही नौकरी किया है, 7 साल किया है। अगर आप 7 साल या 8 साल भी नौकरी करते हैं तब भी आपको एक्समैन का फ़ायदा मिलेगा, जो कि
65 साल पर जो आपको पेंशन मिलती है, जो नॉन पेंशनर हैं उनको 65 के बाद में पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन उनको मिलती, लेकिन वो कराने के लिए आपको अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाना है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है कि हम रिटायर हुए हैं नॉन पेंशनर 8 साल 7 साल नौकरी करके, या हमें जो भी इशू से हम आ गए हैं लेकिन हम आए हैं, तो उसका आपको डिस्चार्ज बुक मिलती है। तो आपको जाके आई कार्ड बनवाना है अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से, और वहाँ जो भी एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, बाद में शादी के बाद में बच्चे हुए, तो उनका पब्लिकेशन कराना है। ऐसा नहीं है कि हम तो पेंशन नहीं पा रहे हैं, हमें क्या लेना देना, हम इसको क्यों पब्लिकेशन कराएं, ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब जो हमने इतनी बातें समझा रहा हूँ कि अगर आप रिटायर आते हैं, चाहे पेंशनर आए चाहे नॉन पेंशनर आए, और आपको अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, तो आपको जाके अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में, वहाँ पर अधिकारी नियुक्त हैं, कर्मचारी नियुक्त हैं, वो सरकार ने ही नियुक्त किए हुए हैं, उनको जाके और सारी एक्टिविटी को वहाँ पार्ट टू ऑर्डर कराना है, वहाँ एप्लीकेशन देना है, वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेंगे, रिकॉर्ड और आपको रिसीविंग देंगे कि हमने आपसे एप्लीकेशन लिया है, और वो रिसीविंग जाके फिर आपका पार्ट टू ऑर्डर होगा। कहने का तात्पर्य है कि इतनी ज़रूरी सूचना जो मैं दे रहा हूँ, ये लगभग हर फौजियों के साथ, मतलब हर नौकरी पेशा करने वालों के साथ घटित होती है, लेकिन वो लोग अपना कागज़ नहीं बना पाते हैं। सभी हैं उसमें, किसी को भी कह दो, जो आदमी अपना काम कर रहा है, अपना नौकरी कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन ऐसे कागज़ को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये हम आप लोगों को 2 कहानी इसलिए बताए हैं कि 2 तरह के लोग भी आते हैं पेंशन, एक नॉन पेंशनर, एक पेंशनर, और बहुत लोग ऐसे आते हैं पेंशनर या नॉन पेंशनर आए, पहली फैमिली ख़त्म हो गई, दूसरी शादी किए, उसका जाके सोल्जर बोर्ड में एप्लीकेशन नहीं दिए, पहले वाली का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिए, दूसरे का पार्ट टू ऑर्डर नहीं कराए, या किसी का बच्चा गोद लिए, या किसी के बच्चा को कोई तकलीफ़ हो गई, विकलांग हो गया, कोई बात हो गई, तो उसका पब्लिकेशन नहीं कराए। तो वो पब्लिकेशन अगर आप नहीं कराते हैं, तो फिर आपको जो सरकार ये लाभ दे रही है, ठीक है आप लाभ ना लें, आपको भगवान बहुत पैसा दे दे, लेकिन अगर आपके खुदा न खास्ता कोई ऐसी समस्या आगे चल के आ जाती है, तो सरकार आपके पीछे खड़ी है, आपके डिपेंड्स के पीछे खड़ी है कि भाई हम आपको पेंशन दे रहे हैं, आप पेंशन ले सकते हैं, तो आप कम से कम उसका पार्ट टू ऑर्डर तो करवा दें। ये पार्ट टू ऑर्डर क्यों छोड़ते हैं? और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जानकारी का अभाव, जानकारी है नहीं लोगों को, तो ऐसी दिक्कतें ज़्यादा आती है। अतः मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करता हूं कि अगर ऐसी छोटी समस्याएं किसी को आती हैं, तो आप हमारा फ़ोन नंबर जो है 7317755238, दोबारा नंबर आप हमारा नोट कर सकते हैं 7317755238। यक्स आर्मी से मैं रिटायर हूँ, यक्स आर्मी सुरेंद्र कुमार तिवारी एडवोकेट। एफटी में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, जो भी हमसे हो सकेगा वो हम बताएंगे। अगर इसमें कोई प्रोसेस करना होगा तो उसमें कुछ खर्चा लगता है नॉर्मल, वो किया जाएगा, लेकिन कम से कम आपका एक काम हो जाएगा। और भाइयों, आप लोगों से ये निवेदन है कि बहुत लोगों को ये वीडियो नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, तो आप कोशिश करें कि जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में या जो ऐसा कोई प्रॉब्लम में है उसको शेयर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि इन्होंने किसी भी डिफेंस के या पैरा मिलिट्री के किसी फार्मेशन में 7 साल 8 साल नौकरी किया हुआ आदमी जो होता है, उसकी उम्र उस समय मुश्किल से 26-27 साल होती है, वो किसी कारणवश पेंशन आ जाता है, तो उसको ये सब जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है। नॉन पेंशनर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, और लोग उसको पता भी नहीं रहता कि ये फ़ौज में थे या ये डिफेंस में थे। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चल सके। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।